हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी 2024। राइट, सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके अंदर स्टेटमेंट 1 दिया है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड more by the incoming solar radiation than by the terrestrial radiation. Statement 2, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. ठीक है, तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं तो हमने 2023 में भी इस पे सवाल आया था, सेम टाइप का सही सवाल था। इनफैक्ट 22 में भी आया था और 24 में भी इसी तरीके से रिपीट किया है, जिसमें हमने समझा है कि जो हमारा सन है, हमने ये इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा था कि सन की रेज आती है। ठीक है, अब होता यह है कि जब सन की रेज आ रही है ऑन लैंड सरफेस पे, कि ये लैंड पे आ रही है, एंड फिर क्या हो रहा है कि ये रेज वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट रिफ्लेक्ट होने से पहले यूजुअली क्या ऐसा होता है कि जब सन की रेज ज़मीन पे आती है तो ये यहाँ पे वार्मनेस लाता है, कि ये एरिया गर्म होता रहता है, यानी कि ये जो लैंड है ये गर्म हो जाती है। अब जब ये लैंड गर्म हो जाती है तो ये लैंड क्या करती है, फिर ये लैंड हीट को रेडिएट करती है। ठीक है, अब जो ये इनकमिंग आता है, दैट इज जो सोलार होता है, जिसको हमने समझा था कि इसको क्या कहते हैं हम, सोलार इंसोलेशन। ये जो सोलार इंसोलेशन होता है ये शॉर्ट वेवलेंथ का आता है। ठीक है, और ये जो वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये अर्थ है, अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट होके जाता है, जिसको कहा जाता है टेरेस्टेरियल रेडिएशन, और ये यूजुअली लॉन्ग वेवलेंथ का होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट वेवलेंथ हो गया और ये लॉन्ग वेवलेंथ हो गया। अब शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ का अगर हम मतलब समझते हैं तो जैसे मैंने एक इमेज यहां पे ड्रॉ करी हुई है, जिसके अंदर बताया गया है कि ये जो एरिया होता है सन से जो आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है कि जो दो क्रेस्ट है उसके बीच की ये दो वेव है, ये दोनों की वेव की जो लेंथ है वो कम है। वेरएज लॉन्ग वेवलेंथ में कैसा है कि दो वेव के बीच में जो लेंथ है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब लेंथ कम है तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है। ओके, नाउ जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है उसके अंदर क्या चीजें आती है, अगर हम सन की बात करते हैं तो सन से उसमें से क्या क्या आता है, एक तो आ जाता है विजिबल लाइट, कि ये हमें लाइट देता है। ठीक है, सेकंड आ जाता है इंफ्रारेड रेस, थर्ड आ जाता है यूवी रेज। तो ये तीन तरीके की चीजें आती है सन से। अब ये तीनों चीजें कहां टकराती है, जमीन पे टकराती है। ठीक है, तो जब ये जमीन पे टकराती है तो यहां पे जमीन को गर्म करता है और ये गर्म हुई जमीन हीट रेडिएट करने लगती है वापस एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि देयर हैज बीन अ प्रेजेंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ गैसेस लाइक ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है तभी भी होती है ग्रीन हाउस गैसेस, बट क्या होता है कि इनकमिंग सोलर इंसोलेशन में क्या होता है, विजिबल लाइट होती है, और ये विजिबल लाइट क्या होती है कि ये एटमॉस्फेयर से पास ऑन हो जाती है। जब ये पास ऑन हो जाती है, जब ये जमीन पे लगती है तो जमीन को गर्म करने लगती है, राइट, एंड देन यहां से हीट रेडिएट होती है। तो ये जो रेडिएट हीट होती है वो ग्रीन हाउस गैस के तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और ये ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, ये वो एरिया को और ज्यादा गर्म करता है। दैट मींस अल्टीमेटली ग्लोबल वार्म होता है। ठीक है, तो अब वापस हम अगर क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला गया है, पहला स्टेटमेंट दैट द अर्थ इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दैट इज एन इनकरेक्ट, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो अर्थ हीट होता है, जो एटमॉस्फेयर हीट होता है, वो अर्थ के टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है। ठीक है, वो सन से हीट नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट है दैट कार्बन डाइऑक्साइड and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiations. That is right, कि जो long wave radiations आती है जमीन में से वो उसको absorb करते हैं, these all greenhouse gases, right? So इसके अंदर देख सकते हैं हम कि statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So आ जाता है option D, that statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Okay. नेक्स्ट है
अच्छा, ये सेम क्वेश्चन इसके अंदर वापस आ गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर is much greater as compared to poles. Second, at the equator, heat is transported to greater heights by strong convectional currents. Right? अब हमें एक चीज समझनी है कि हमें पता है कि जब हम अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अर्थ के स्ट्रक्चर पे हमने क्या देखा है कि जो हमारा एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन है ना, व्हाट इज द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, जिसके अंदर मैं कह रहा हूं कि हमने ये समझा है कि ये सन है और सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व होता है, राइट, दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, जिसके अंदर कई 4 टाइप के में जैसे सीजन्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर हमने देखा है कि यहां पे आ जाता है समर सॉलिस्टिस, ठीक है, यहां आ जाता है विंटर सॉलिस्टिस, राइट। समर सॉलिस्टिस का मतलब क्या है कि जो सन की डायरेक्ट रेज है वो कहां पे आ रही है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 30 डिग्री नॉर्थ, राइट, 23.5 डिग्री नॉर्थ। एंड देन यहां पे कैसा है कि सन की जो डायरेक्ट रेज आ रही है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आ रही है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, बट ये साल में एक ही बार आ रहा है, राइट, ये आ जा रहा है इन द मंथ ऑफ जून और ये आ जा रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब ये जो बाकी का रीजन आ जाता है दैट इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर में सन की रेज आ जाती है इक्वेटर पे, दैट इज नोन एज इक्विनॉक्स। ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च पे वापस आ जाता है इक्विनॉक्स, राइट। सो दैट इज इक्विनॉक्स वापस आ गया कि सन की रेज वापस इक्वेटर पे आई है। दैट मीन्स कि साल में 2 बार सन रेज कहां आ रही है, इक्वेटर पे आ रही है। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एक बार आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी एक ही बार आ रही है, बट इक्वेटर पे 2 बार आ रही है। तो कौन सा रीजन सबसे ज्यादा गर्म होगा, दैट इज द इक्वेटर। तो इक्विनॉक्स जहां होगा वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो साल में ये 2 बार सन इक्वेटर पे आ रहा है, दैट इज वर्टिकल लाइट इक्वेटर पे आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो भी ओशनिक एरिया होगा इक्वेटर के अराउंड में, वहां पे क्या हो रहा है कि 2 बार सनरेज आ रही है डायरेक्ट वर्टिकल, राइट, तो वहां पे वाटर वेपर ज्यादा बनेगा। तो जितना हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, यानी कि मैं इक्वेटर से दूर जा रहा हूं, नॉर्थ पोल जा रहा हूं या साउथ पोल जा रहा हूं, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर यानी कि भाप बनी कैसे, पानी को गर्म करके भाप बना है। अब यहां से अगर मैं दूर जा रहा हूं तो पानी गर्म कम हो रहा है। जैसे अगर मैं यहां देख रहा हूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एक ही बार गर्म हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी एक ही बार गर्म हो रहा है, बट इक्वेटर पे 2 बार गर्म हो रहा है। तो वाटर वेपर इक्वेटर पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी पोल्स, राइट। तो उसके बेसिस पे अगर हम वापस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दैट पहला स्टेटमेंट क्या है, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। क्योंकि इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फियर है वो ज्यादा है। वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ज्यादा हो गया, वाटर वेपर की कंटेंट वहां पे ज्यादा है, तो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो इक्वेटर पे काफी ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड रीजन इसका ये आ जाता है कि जो अर्थ का शेप है, दैट अर्थ शेप इज बल्ज। तो बल्ज होने के कारण क्या है कि यहां पे इट्स अ फ्लैट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे फ्लैट है, वेयर इज इक्वेटर इस तरीके से जाता है, राइट। तो यहां भी जो थिकनेस है इक्वेटर की वो काफी ज्यादा हो जाती है, राइट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है, एट द इक्वेटर द हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट देखा जाए तो ये राइट आ जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। बट अगर हम सेकंड वाले का अगर देखते हैं कि कन्वेक्शन करंट्स क्या होता है, तो कन्वेक्शन करंट्स का मतलब कैसा होता है कि जैसे हमें पता है कि देयर हैज बीन अ लो प्रेशर एरिया, राइट, एक लो प्रेशर जोन होता है। वो लो प्रेशर जोन क्या होता है कि वो चारों तरफ से जो हाई प्रेशर विंड्स होती है उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये हाई प्रेशर की विंड्स कहां जा रही है? टुवर्ड्स दी लो प्रेशर। अब ये जब हाई प्रेशर की विंड लो प्रेशर पे जा रही है तो ये ठंडी हवा क्या बन जा रही है, यहां पे वार्म एयर बन जा रहा है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, एक वार्म फ्रंट डेवलप हो जाएगा। अब वार्म एयर क्या होती है? वार्म एयर राइजेस, कूल एयर डेंसेस। तो ये वार्म एयर क्या करेगी, यूजुअली राइज करने लगेगी टिल
ट्रोपोस्फेरिक लेवल, फिर वो ट्रोपोस्फेरिक लेवल से वो फिर स्प्रेड होने लग जाएगी, और जब ये स्प्रेड होने लग जाएगी तो दे विल मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो ये वापस क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर की विंड्स हो जाएगी। दिस इज अगेन हाई प्रेशर की विंड्स, एंड जब वार्म एयर राइज हो रही है तो कूल एयर डेंस हो जाएगी, तो ये फिर यहां पे डेंस होने लग जाएगी, राइट। ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हमने पढ़ा है, राइट, कि अगर हम देखते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा टर्म देता हूं तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री साउथ, और ये आ जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ आ जाएगा, राइट। तो 0 डिग्री इक्वेटर से मैं जा रहा हूं अराउंड 14 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे, जहां पे हमारा ट्रोपोस्फियर है, राइट। तो 14 एल्टीट्यूड से मैं 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ आऊंगा, 30 डिग्री साउथ की तरफ आऊंगा, और फिर मेरा एल्टीट्यूड भी गिर जाएगा। तो इस तरीके से, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कन्वेक्शन करंट, ओके, ये कन्वेक्शन करंट है। तो स्टेटमेंट क्या बोला गया है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, कि ये स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट से वो हीट जो है ऊपर जा रहा है, राइट। तो इसमें कैसा हो रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, कि क्या है कि ट्रोपोस्फियर की थिकनेस ज्यादा है। वो ट्रोपोस्फियर की थिकनेस ज्यादा क्यों है, ट्रोपोस्फियर की थिकनेस ज्यादा क्यों है, क्यों, क्योंकि वहां पे कन्वेक्शन करंट आ जा रहा है, राइट। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सी 2024 का जो क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर ज्योग्राफी के, दे आर वेरी गुड, राइट। एक्चुअली यहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन, कि वॉल्केनिक इरप्शन के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो हमें पता है कि पायरोक्लास्टिक डेब्रीज एक वॉल्केनिक इरप्शन का बाय प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आ गया। फिर एश एंड डस्ट आता है, उसमें से नाइट्रोजन कंपाउंड्स आते हैं, एंड इनफैक्ट सल्फर कंपाउंड भी आ जाते हैं, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल 4, कि चारों ही इसका आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन्फेरेंस और इन्फेरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट। कि आइसोथर्म्स क्या होते हैं, उस पे सवाल आया गया है कि जनवरी मंथ में क्या होता है, दैट प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, राइट। आइसोबार्स क्या होते हैं, प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, ओके। जैसे हमने हमारे एनसीईआरटी में ये इमेज जरूर देखी होगी, दिस इज व्हाट, दिस इज आइसोथर्म्स। अब आइसोथर्म्स में क्या बताया जाता है कि लेट्स से दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, ये कौन सा मंथ है, दिस इज अ मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी है, यानी कि सन का आईटीसीजेड कहां है, सन का आईटीसीजेड इज अराउंड हियर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कि यहां पे है आईटीसीजेड, ओके। सो दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगा, विंटर सॉल्स्टिस आ जाएगा, दिस इज विंटर सॉल्स्टिस। अब विंटर सॉल्स्टिस में कैसा होता है कि जैसे अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, तो मुंबई और दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लेते हैं विंटर मंथ में, इन द मंथ ऑफ जनवरी, कि जनवरी मंथ में मुंबई में जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है दैट इज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, राइट, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। वेयरएज दिल्ली में वो टेम्परेचर कितना चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, दैट इज द मतलब मिनिमम टेम्परेचर इतना ज्यादा चला जाता है। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मुंबई इज नियर द ओशन, तो वहां पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वेयरएज दिल्ली इज फार फ्रॉम ओशन, तो वहां पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज नहीं, और वहां पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर रहेंगे, ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें अगर दिमाग लगाते तो मैं कह सकता हूं कि जितना मैं इंटीरियर में जाऊंगा, जैसे आप देख रहे हो कि जितना आप इंटीरियर में जा रहे हो उतना टेम्परेचर और ज्यादा माइनस होता जा रहा है। फिर जैसे ही आप इंटीरियर से बाहर निकल रहे हो, दैट मीन्स ओशन की तरफ जा रहे हो, तो ये नॉर्थ मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है। दिल्ली में जाऊंगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, दिल्ली से मुंबई आऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वही चीज रखनी है। दैट मीन्स कि ओशन के पास रहोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ओशन से जितना दूर जाओगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। दैट्स व्हाट इन द मंथ ऑफ जनवरी में है, ओके। अब इसका अगर हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट्स में क्या बोला गया है, द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ over the ocean and to the south over the continent during the month of January. That is right. Second, the presence of cold ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic drift. अब Gulf Stream is not a cold ocean current, it is a warm ocean current. It is a warm current. Right. तो ये statement ultimately incorrect हो गया. So correct answer आ जाता है option A, 1 only.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। ना कोकोआ मतलब चॉकलेट, और मेरे को पता है कि कोकोआ सबसे ज्यादा घाना में होती है, राइट। मेरे को बाकियों का इतना नहीं पता, पर मेरे को घाना का कोकोआ पता है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कोकोआ और द बेस्ट कोकोआ इज फ्रॉम द घाना। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर तो यही है, आइवरी कोस्ट एंड घाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? Right, कि हिमालयन रिवर्स की अगर बात करते हैं कि वो प्रयागराज में जाती है, तो वो वेस्ट से ईस्ट में कौन सी फ्लो होती है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गोमती, घाघरा, गंडक, फिर आता है कोसी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। दैट इज राइट, कि रेनफॉल से वेदरिंग होता है। कैसे होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमने क्लासेस में समझा है कि जब आप एक रॉक को ओपन में रखते हो, जब एक मैं रॉक को ओपन में रखता हूं तो डे टाइम में उसको धूप लगती है, नाइट टाइम में उसको ठंडी लगती है। तो जब आप कोई वो चीज़ को हीट करते हो तो वो एक्सपांड होती है, उसको ठंडा करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। सो इससे क्या हो जाएगी, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से वो पत्थर के ऊपर क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो क्रैक्स में फिर ड्यू ड्रॉप जाएगा, रेनफॉल जाएगा, तो उससे वो क्रैक और ज़्यादा अंदर जाएगा और अल्टीमेटली वो पत्थर टूट जाएगा, राइट। सो उसकी वजह से हम कह सकते हैं रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। दैट इज राइट, कि जब रेन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो वो बनता है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड क्या करता है, वो भी वेदरिंग करता है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है रेन वाटर कंटेन्स एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। दैट इज राइट, क्योंकि जब रेन वाटर में ऑक्सीजन आता है तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है। तो हम कह सकते हैं कि रेनफॉल से वेदरिंग हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि रेनफॉल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बनता है, ऑक्सीजन मिलकर वो ऑक्सीडाइज करता है, राइट। तो कहने का मतलब कैसा है, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, कि ये दोनों ही राइट है और ये दोनों ही स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। हाउ मेनी ऑफ द अबाउ कंट्रीज हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड और रशिया नहीं है। सो 2 and 3। सो यस, ऑप्शन बी ओनली 2, कि इसमें से सिर्फ 2 ही है जो नॉर्थ सी को बॉर्डर करते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसके अंदर 3 चीजें बताई, 3 पैर है, वाटरफॉल, रीजन एंड रिवर। अब एक वाटरफॉल का नाम बताया गया है धुआंधार, रीजन है मालवा और रिवर है नर्मदा। अब मेरे को पता है कि नर्मदा मालवा पे तो नहीं होता है, वो होता है अमरकंटक प्लेट्यू, राइट। तो उसके चलते फर्स्ट पैर इज इनकरेक्ट। सेकेंड पैर आ जाता है हुंड्रू, जो है छोटा नागपुर रीजन में, और वहां पे नदी आ जाती है सर्पनरेखा, ये सुवर्णरेखा, तो वहां पे एक वाटरफॉल आ जाता है हुंड्रू। सो दिस इज करेक्ट। हालांकि इतना लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, मतलब मैं ये सॉल्व कर रहा हूं इसलिए मेरे को ये पता है, वरना मेरे को भी नहीं पता था। बट मेरे को थर्ड वाले के बारे में पता है। थर्ड वाले के बारे में कैसे पता है, कि जो नेत्रावती है, राइट, नेत्रावती है, उसका जो वाटरफॉल होता है, नेत्रावती का वाटरफॉल को कहा जाता है मलाली फॉल्स, राइट, कि ये मलाली फॉल्स में रहता है। एंड नेत्रावती ओरिजिनेट होती है दक्षिण कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट, राइट, दक्षिण कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट में ये रहता है, राइट। हालांकि ये पैर ही इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो जेरोसोपा फॉल है, जिसको जॉग फॉल भी कहा जाता है, राइट, जॉग फॉल, ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द रिवर नेम्ड एज शरावती। और ये जो शरावती रीजन में पाई जाती है, दैट इज शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, जो कि है अगेन कर्नाटका, राइट। सो ये पैर भी इनकरेक्ट हो गया।
तो यहां पे करेक्ट पैर आ गया ओनली वन, ऑप्शन ए जो करेक्टली मैच है, बाकी ये दोनों ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रीजन, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज एंड द टाइप ऑफ माउंटेन। अब जो सेंट्रल एशिया है रीजन में बताया गया है कि वॉस्गिस माउंटेन है ना। वॉस्गिस माउंटेन इज नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बट इट इज अ पार्ट ऑफ यूरोप, तो ये इनकरेक्ट हो गया। प्लस दिस इज नॉट अ फोल्ड माउंटेन, दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन। फिर सेकंड है एल्प्स माउंटेन जो कि यूरोप में है एंड इट इज नॉट अ ब्लॉक माउंटेन, इट इज अ फोल्ड माउंटेन। थर्ड है अपैलेचियंस जो कि नॉर्थ अमेरिका में है एंड इट इज अ फोल्ड माउंटेन, सो दिस इज करेक्ट। फोर्थ है एंडिस जो कि साउथ अमेरिका में है एंड इट इज ऑल्सो अ फोल्ड माउंटेन, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आ गया 1 and 3 and 4, so that is option B, only 2 is the correct answer. Next, with reference to water vapor, which of the following statements is or are correct? कि water vapor के हिसाब से कौन सा statement correct है? So it is a gas, yes, the amount of which decreases with the altitude, कि हम जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना वाटर वेपर कम होगा। क्यों? विथ इंक्रीज इन हाइट देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि वाटर वेपर को क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। तो जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वाटर वेपर की डेंसिटी और क्वांटिटी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। दिस इज राइट। सेकेंड है द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इज मैक्सिमम एट द पोल्स, क्या ये पोल्स पे ज्यादा रहेगा? क्यों नहीं? क्योंकि हमने क्या देखा कि इक्विनॉक्स 2 बार आ रहा है, यहां पे 2 बार गर्म हो रहा है, तो सबसे ज्यादा वेपर कहां बनेगा? इक्वेटर पे बनेगा, पोल्स पे नहीं बनेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। Next, consider the following description. The annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between 50 centimeter and 250 centimeter. What is the type of climate? क्या वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, चाइना टाइप क्लाइमेट है, ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट है या मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है? हालांकि एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट हमेशा किस में कंफ्यूज होता है? वो कहता है कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो, जो इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट है वहां पे प्रेसिपिटेशन पूरे साल होता है, अगेन इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट है। बट जो प्रेसिपिटेशन 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होता है वो इक्वेटोरियल नहीं है, क्योंकि इक्वेटोरियल में इट इज मोर देन 250 सेंटीमीटर, ये 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर आता है दैट इज द मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट का है, वर्ल्ड क्लाइमेट में हमने पढ़ा है इसके बारे में। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, दैट इज राइट। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। नाउ ये एक बहुत ही मतलब देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट को समझने के लिए ना हमें थोड़ी चीजें समझने की ज्यादा जरूरत है। जैसे क्या समझना होता है कि हमें पता है कि जो अर्थ है, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इज ओन एक्सिस। जो अर्थ रोटेट होता है वो रोटेट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट? वो रोटेट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और हमारे में हवा कैसे आती है? दैट इज द ट्रेड विंड्स आती है। अब वो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट, ओके, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड्स। अब जो दूसरी चीज हमें समझनी है ये पॉइंट यू से, कि हमें पता है कि जो अर्थ का शेप है इज समवेयर बल्ज, कि वो बल्ज है। बल्ज यानी क्या है कि यहां पे फ्लैट है और यहां पे बहुत ज्यादा बल्ज है, इक्वेटर पे बल्ज है। तो ये बल्ज हुआ अर्थ रोटेट हो रहा है ऑन इज ओन एक्सिस पे। तो ऑन इज ओन एक्सिस पे अगर हम देखते हैं कि जो अर्थ का इक्वेटोरियल जोन है, ठीक है, जो इक्वेटोरियल जोन आ जाता है, इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है कि अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे घूम के आ रहा हूं इक्वेटर पे, सो दिस इज समवेयर अराउंड 4000 किलोमीटर्स, राइट? इट इज समवेयर अराउंड 4000 किलोमीटर्स, ओके। तो अब अगर मैं समझता हूं कि जैसे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है, तो अगर मेरे को इक्वेटर पे स्पीड कैलकुलेट करनी है तो यहां पे क्या रहेगा, डिस्टेंस कितना है 4000 किलोमीटर्स और टाइम कितना लग रहा है 24 आवर्स। सॉरी, इट इज नॉट 4000, इट इज 40,000, माई मिस्टेक, राइट, इट इज 40,000 कि 40,000 किलोमीटर लगता है, राइट। तो 40,000 किलोमीटर अपॉन 24 आवर्स, तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड 1670 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हमारी स्पीड है, किसकी स्पीड है, इक्वेटर पे रोटेशन होने की। ओके, अब अगर हम पोल्स का लेते हैं तो पोल्स में क्या है कि पोल में पॉइंट है, राइट। इक्वेटर पे कैसा है कि इक्वेटर इट्स अर्थ इज वाइडेस्ट एट द इक्वेटर, वेरेस जो पोल्स है दे आर जस्ट पॉइंट्स, कि वो एक पॉइंट है, सिर्फ वहां पे गोल नहीं घूम सकते। तो मैं कह सकता हूं कि अगर पोल, दिस आर द पोल्स, कि ये पॉइंट्स है, तो अगर मैं पोल पे देखता हूं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां पे डिस्टेंस कितना हो रहा है वो पॉइंट पे 0 किलोमीटर्स, राइट, कि 24 आवर्स में 0 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, तो वहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी 0। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जो रोटेशन स्पीड है अर्थ की इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट, कि जो इक्वेटर पे रोटेशन स्पीड आ रही है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आ रही है और पोल्स पे 0 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, क्योंकि पोल्स पे ट्रैवल ही नहीं करना है, इक्वेटर को पूरा ट्रैवल करके आना है। पोल्स बस ऐसे ही घूम रहा है, वो अपनी जगह पे ही घूम रहा है, इक्वेटर पूरा घूम रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो इक्वेटर से दूर चला जाता है। तो जितना मैं इक्वेटर से दूर जाऊंगा उतना कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाएगा, जितना इक्वेटर के पास आऊंगा उतना कोरियोलिस फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये इमेज यही चीज दर्शाता है। तो इसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सॉरी, that it is maximum at the poles and is absent at the equator, that is right. It increases with increase in the wind velocity, that is also right. तो correct answer आ जाता है option C, both 1 and 2. Okay, next है on June 1 every year which of the following latitude experiences sunlight of more than 12 hours, कि 12 घंटे से ज्यादा जून 21 यानी जून 21 यानी क्या हो गया, दैट इज दी समर सॉलिस्टिस, कि ये समर सॉलिस्टिस का पार्ट हो गया। समर सॉलिस्टिस में सन की वर्टिकल रेस कहां रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगी। तो दैट मीन्स कि यहां पे 12 घंटे से ज्यादा धूप आएगी ही आएगी, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली ये राइट है। फिर हमने क्या देखा है कि जो इसके पहले वाले सेक्शंस में हमने समझा था कि जैसे मैं ये अर्थ पे खड़ा हूं, लेट्स से मैं अर्थ पे खड़ा हूं एंड दिस इज द नॉर्थ पोल, लेट्स से आर्टिक सर्कल है, तो मैं आर्टिक सर्कल पे खड़ा हूं एंड जो सन है, सन इज स्टेशनरी, सन इज स्टेशनरी। ओके, तो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा जो हॉराइजन है वो ऐसे आएगा, बट सन इज स्टेशनरी। तो मेरे को क्या होगा कि सन की ये पोजीशन दिखेगी मेरे को, कि सन की ये पोजीशन मेरे को यहां पे दिखेगी। तो दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल पोजीशन है ए, बट मेरे को क्या दिखेगी, बी दिखेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वहां पे आर्कटिक सर्कल पे 12 महीने लाइट रहेगी, क्योंकि वो 12 घंटे लाइट रहेगी, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है सन। फिर जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से चला जाएगा तो वहां पे 24 घंटे अंधेरा रहेगा, अभी 24 घंटे लाइट रहेगी। दिस इज करेक्ट, ये दोनों इनकरेक्ट हो गया। सो करेक्ट आंसर आ गया 2 and 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। अब मेरे को पता है कि ट्रॉपिकल पीटलैंड कहाँ है, कॉन्गो बेसिन में ज्यादा पाया जाता है, राइट, क्योंकि कॉन्गो इज एन ट्रॉपिकल एरिया और पीटलैंड भी ट्रॉपिकल एरिया में ही आता है। विच होल्ड्स अबाउट 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following donates that region, that is the Congo
बेसिन, कि ये कॉन्गो बेसिन की बात हो रही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ बिलोंग टू द पी फैमिली, कि पी फैमिली में कौन कौन सा बिलोंग करता है? ग्राउंडनट करता है, यस। हॉर्स ग्राम करता है, यस। सोयाबीन करता है, यस। सो ऑल थ्री बिलोंग टू द पी फैमिली। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, अगर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स का देखते हैं तो दिस इज समवेयर अराउंड 8000 किलोमीटर्स, ठीक है। चिली एंड अर्जेंटीना का इज ऑलमोस्ट अराउंड 5000 किलोमीटर्स, चाइना एंड इंडिया का इज अराउंड 3000 किलोमीटर्स, एंड कजाकिस्तान एंड रशिया का इज अराउंड 7000 किलोमीटर्स। तो सबसे बड़ा किसका आ गया? कनाडा एंड यूएसए का, ऑप्शन ए। Consider the following statements. The Red Sea receives very little precipitation in any form. That is right. क्यों? क्योंकि Red Sea is surrounded by the desert regions. Right? Red Sea is surrounded by Egypt, Sudan, right? Ethiopia. तो ये सारे desert region है, यानी कि यहाँ पे सहारा डेजर्ट हो गया, अरेबियन डेजर्ट हो गया, इतने बड़े बड़े डेजर्ट्स रेड सी के सराउंडिंग में है, राइट? तो उसके चलते वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। सेकेंड थिंग, इट इज सराउंडेड बाय डेजर्ट, तो वहाँ पे कोई भी नदी का पानी उसके अंदर नहीं आता। दैट इज नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. Okay, so this is it from today's video. In the coming video we will be covering more such kind of previous year questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.